अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बोलो। जी सर, मैं अभी ऑनलाइन आ गया, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंजाइना पेक्टोरिस। बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये एक कंडीशन होती है जो हमारे हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड है। और मोस्टली एंजाइना पेक्टोरिस को कहते क्या हैं, ये एक टेम्परेरी चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। इन सिंपल वर्ड्स, ड्यू टू इस्कीमिया जब ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन का लेवल आपके हार्ट के मसल्स को कम मिलता है तो उस कंडीशन को आप एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। एंजाइना को हार्ट अटैक नहीं कह सकते, बट इट इज़ अ साइन ऑफ इंक्रीज रिस्क फॉर हार्ट अटैक। आप इसको हार्ट अटैक नहीं कह सकते, लेकिन ये एक ऐसा आप इसको रिस्क कह सकते हैं जो हार्ट अटैक की तरफ लेके जा सकता है पेशेंट को। एंजाइना की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इनको समझना भी ज़रूरी है। एंजाइना में भी स्टेबल हो सकता है, एंजाइना में भी अनस्टेबल एंड एंजाइना में भी प्रिंजिमेटल। एंजाइना जो होता है स्टेबल, एंजाइना में भी स्टेबल, इट डेवलप्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, लास्ट 5 मिनट्स और लेस देन 5 मिनट, रिलीव विद रेस्ट। जब विगरस एक्टिविटी आप करते हैं, जब आप एक्सर्शन करते हैं, उस कंडीशन को आप स्टेबल एंजाइना कह सकते हैं। और सेकंड जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है अनस्टेबल एंजाइना। ये मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज या ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। और ये इसके सिम्टम्स जो होते हैं ये बहुत सीवियर इसका पेन स्टार्ट होता है और काफ़ी टाइम्स तक, काफ़ी मिनट्स तक ये इसकी पीक ऊपर जाती है और बड़ा ही विगरस किस्म का, बड़ा सीवियर किस्म का पेन होता है और ये ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन में हो सकता है। और 5 टू 10 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट, लेस देन 15 मिनट्स तक आप इसको एंजाइना का पेन कह सकते हैं, जो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द जो चेस्ट है या लेफ्ट साइड ऑफ द जो चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट होती है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है, फिर ये रेडिएट करता हुआ आपकी बैक साइड पे, देन योर लेफ्ट आर्म्स, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक तक ये रेडिएट करता है। और जो थर्ड टाइप मैंने आपको बताया प्रिंजिमेटल टाइप ऑफ एंजाइना जो होता है, ये इन दोनों टाइप्स का एक कंप्लीट मजमुआ कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें आप स्टेबल फॉर्म भी इसमें आ सकती है, अनस्टेबल फॉर्म भी इसमें आ सकती है। अच्छा, इसकी मैंने डिस्कस ये करना है कि इसकी कंडीशंस क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, एंजाइना क्यों होता है। इसकी बहुत सारी काजेज़ हैं, कुछ इसकी कंडीशनल काजेज़ होती हैं, कुछ इसकी अनकंडीशनल काजेज़ होती हैं। और जो इसकी डिफरेंट काजेज़ में ये जो काजेज़ से पहले इसकी ज़रा आप सिम्पटम्स को समझ लें कि एंजाइना में सिम्पटम्स क्या होंगे, अलामात क्या होंगी। एंजाइना में जो एंजाइना इंक्लूड द डिफरेंट सिम्पटम्स, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडीशंस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। Number one and the most important symptom of angina is chest pain or discomfort, such as tightening of the chest, most probably from the left side of the chest. जहाँ पे हमारा हार्ट लोकेट करता है, मोस्टली जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है इसका पेन, most probably. Second one, discomfort in the jaws, neck, arms, अपर एब्डोमेन, शोल्डर बैक ऑफ द स्केपुला भी जा सकता है। और थर्ड वन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है इसकी, एक तो फैटीग हो जाती है, थकावट इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट को स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर नोजियाटिक फीलिंग्स हैं, नोजिया होना शुरू हो जाता है, मतली आना शुरू हो जाती है और डिजीनेस इसको पेशेंट को होती है। इसकी कंडीशनल जो कॉजेज़ होती हैं वो डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं, और जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, ये इसकी कंडीशनल कॉजेज़ हैं। अनकंडीशनल कॉजेज़ इसकी जो होती हैं वो एज है, सेक्स है, डिफरेंट एजेस में भी, जैसे लेट अडल्टहुड होता है,
मोर देन 50s, मोर देन 60s जो होते हैं, एज के जो पेशेंट होते हैं, जो मेल या फीमेल देखा जाए। पहले तो हम इसकी एज ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इसकी सेक्स पे डिस्कस करते हैं कि मेल टू फीमेल रेशियो किस में एंजाइना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस जो आपको एंजाइना के मिलेंगे वो 60s के करीब जो लोग होते हैं उनमें मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो लाइफ स्पेन होती है, जो उनका इंटरनल एंडोथेलियल लाइनिंग्स होती हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। और वो प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है? एक तो ये जो एम्बोलिज्म होता है, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हम पूरी ज़िंदगी डाइट में ले रहे होते हैं, वो जाके बाइंड करते हैं जो हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ल्यूमेन होता है वेसल का, वो शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, वो तंग होना शुरू हो जाता है और एज अ रिजल्ट वहाँ पे नेक्रोसिस शुरू हो जाती है ब्लड वेसल्स की। ये भी एक इसकी मेन टाइप होती है एंजाइना की, लेकिन ये एक माइन्यूट ब्लॉकेज हो सकती है हार्ट की ब्लड वेसल्स की। और मोस्ट प्रोबेबली द मेन न्यूट्रिशनल आर्टरीज ऑफ द heart, it may be left coronary artery or it may be the right coronary artery. ये आपके हार्ट की न्यूट्रिशनल आर्टरीज भी कहलाती हैं, आपकी हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई आर्टरीज भी कहलाती हैं। अगर इनमें माइन्यूट ब्लॉकेज होगी तो इससे भी एंजाइना हो सकता है। इट में बी स्टेबल, अनस्टेबल एंड प्रिंजिमेटल टाइप ऑफ एंजाइना। और अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाए, ये जो ब्लॉकेज है, ये एम्बोलिज्म है या थ्रोम्बोसिस जो है, ये अगर प्रोलॉन्ग हो जाए, वेसल जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए, तो इसके रिजल्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट अटैक पेशेंट को हो सकता है। अच्छा, हाउ इज एंजाइना पेक्टोरिस डायग्नोज्ड एंड एवेलुएटेड? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो पहला हमारा टेस्ट होता है डायग्नोसिस के लिए, वो होता है ईसीजी, जिसको आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आप हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोटिफाई या नोट करते हैं, विच इज़ यूज टू डायग्नोज द हार्ट एबनॉर्मलिटीज सच एज एरिथमियाज और टू शो इस्कीमिया। इस्कीमिया आप सब जानते हैं कि इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड टू द हार्ट। और इम्पॉर्टेंटली ये जो ईसीजी के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एरिथमियाज में हो सकती हैं, इस्कीमिया में हो सकती हैं, या इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी हो सकती हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को सेकेंडली चेस्ट एक्सरे रिकमेंड कर सकते हैं। जो चेस्ट एक्सरे होते हैं, दिस इज़ द नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्निक है, ये टेस्ट है जिसमें जो हमारे फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, ये रूल आउट करते हैं अदर सोर्सेज ऑफ चेस्ट पेन सच एज नमोनिया, सच एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। Imaging with X-rays involves exposing the chest to a small dose of radiation to produce picture of the chest and heart. Basically ये जो एक्सरे होते हैं, इसमें डिफरेंट रेडिएशंस को बम्बार्ड किया जाता है चेस्ट केविटी के साथ, और इसमें ये होता है कि वो जो हमारा हार्ट होता है उसकी एक पिक्चर जो होती है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ एक ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे हमें मिलती है। इसके अलावा हम पेशेंट को सीटी ऑफ द चेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं। सीटी ऑफ द चेस्ट भी हम इसको रिकमेंड करते हैं क्योंकि दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट देन चेस्ट एक्सरे एज कंपेयर टू ईसीजी। और इसमें क्या करते हैं सीटी ऑफ द चेस्ट में, ये बेसिकली दिस सीटी ऑफ द चेस्ट is important technique or diagnostic technique that is used to identify other causes of chest pain, जैसे other causes of chest pain such as aortic diseases or blood due to blood clot in the blood vessel of the lungs, chronic obstructive pulmonary disease and the bronchial asthma। ये भी इसकी इम्पोर्टेंट काजेज हो सकती हैं हार्ट जो पेन होता है चेस्ट पेन की। इसके अलावा हम कंप्यूटराइज टोमोग्राफीज होती हैं, जैसे आप सीटी एंजियोग्राफी जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा आप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कर सकते हैं जिसको आप एमआरआई कहते हैं। कैथीटर एंजियोग्राफी होती है वो भी आप कर सकते हैं। और मोस्ट यूजफुल टेक्निक ऑफ फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिसऑर्डर्स इज इकोकार्डियोग्राफी या इकोकार्डियोग्राम। इस टेस्ट के अंदर आप हार्ट की जो इजेक्शन और फ्रैक्शन जो कैपेबिलिटी होती है आप उसको मॉनिटर करते हैं। इजेक्शन और फ्रैक्शन इन सिंपल वर्ड जो आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेबिलिटी होती है उसको ये मेजर करने की एक
both ही important और both ही modified and the most advanced technique of for the diagnosis of any type of abnormality, any type of pathogenesis related to the heart. इस process के through हम diagnose कर सकते हैं. अच्छा, दो how is angina pectoris treated? हम angina pectoris को treat कैसे कर सकते हैं? ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया, लेकिन आज इसको डिस्कस कर लेते हैं. एंजाइना पेक्टोरस जो होता है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एक तो लाइफस्टाइल जो होता है अपना चेंज करने से, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से, और कंज्यूम इसमें कंज्यूम अ बैलेंस डाइट लो इन फैट्स. हमने ऐसी डाइट लेनी है जिसमें फैट्स कम से कम हो. इसका ये बेनिफिट होता है कि ये जितने भी फैट्स हैं, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके ल्यूमिन के साथ जाके बाइंड कर देती हैं, अडहेयर हो जाती हैं, जो जो टाइम गुजरते साथ, एज गुजरते साथ ये इसको डैमेज करके वो नेक्रोसिस करती हैं, जिससे ब्लड वेसल जो होती हैं वो बर्स्ट हो सकती हैं और वहाँ पे डिटैच एम्बोलिज्म हो सकता है. और इसके अलावा आप अगर मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन में सिंपली एक तो आप एस्पिरिन दे सकते हैं, स्टेटिन्स दे सकते हैं और बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं और नाइट्रेट्स या लिपिड लोअरिंग एजेंट भी आप इसमें दे सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दी. स्टेटिन्स हम दे सकते हैं. और एंजियोप्लास्टी भी अगर हम सर्जिकल प्रोसेस की तरफ बढ़ें, अगर ट्रीटमेंट हमारी पेशेंट की रिकवरी मेडिकेशन या डाइट से नहीं हो रही, तो इस केस में हम पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ लेके जा सकते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी है या वेस्क्यूलर स्टेंटिंग होती है. इसको ये जो इन डिफरेंट और इन सिलेक्टेड केसेस हम एंजियोप्लास्टी या वेस्क्यूलर स्टेंटिंग करवा सकते हैं. इसमें ये होता है कि अप्रोप्रिएट टेस्टिंग आफ्टर कंप्लीट डायग्नोस्टिक टूल एंड प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हम इसकी एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग करते हैं. इसमें डिफरेंट बैलून्स और स्टेंट यूज़ किए जाते हैं जो कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज को इम्प्रूव कर देते हैं, वो ब्लॉकेज ख़त्म कर देते हैं. या फिर हम एक और जो प्रोसेस यूज़ करते हैं मोस्टली एंजाइना के पेशेंट्स में, जिसको आप कैबेज कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी भी उसको आप कहते हैं. This surgery basically increase blood flow to the heart by using a vein or an artery from other than the body to divert blood flow and around the area of narrowing to blockage the coronary arteries of the heart. Simply यहाँ पे ये कह रहे हैं कैबेज एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर आप एनास्टोमोसिस करते हैं. एनास्टोमोसिस का मतलब ये होता है कि अगर एक स्पेसिफिक ब्लड वेसल है, वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को अगर सप्लाई कर रही है, वो ब्लॉक हो जाती है, वो नेक्रोज्ड हो जाती है, तो एनास्टोमोसिस का मतलब ये होता है कि उसका एक मुतबादल रूट से ही वहाँ पे एक वेसल को जो नेक्रोटिक साइड होती है उसको निकाल देते हैं. फिर वहीं जहाँ से इसको नेक्रोटिक साइड को जहाँ से मतलब ऑपरेट करके निकाल देते हैं, वहीं पे इसको जॉइन करके फिर उसकी दूसरी कॉर्नर के साथ जॉइन करके फिर ये एक बाईपास एक ग्राफ्टिंग की जाती है, जिससे ये होता है कि उस स्पेसिफिक एरिया को उसकी ब्लड सप्लाई या उसकी ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन की जा सकती है. और ये जो एंजाइना होता है बेसिकली ये एक अलार्मिंग साइन होता है. और अलार्मिंग साइन ये कैसे है, ये कैसे इस तरह अलार्मिंग साइन इसको हम कहते हैं, ये आपको ये चीज़ क्लिक करके देता है कि आपका हार्ट किसी डिजीज़ की तरफ जा रहा होता है, और वो कोई वेल्वुलर डिजीज़ हो सकती है, वो कोई हार्ट के मसल की डिजीज़ हो सकती है, वो कोई हार्ट की वेसल की डिजीज़ हो सकती है. इसलिए ये एंजाइना का जो पेन होता है, ये अल्लाह ताला की समझ लें एक बड़ी ज़बरदस्त हमारे लिए एक कंडीशन है, जिसके रिजल्टेंट हम हार्ट जैसे वाइटल ऑर्गन को ट्रीट या सेव कर सकते हैं. दिस इज टोटल ऑल अबाउट टुडे माय प्रेजेंटेशन अबाउट एंजाइना. एनी डिस्कशन, एनी अदर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, सो आप कह सकते हैं. थैंक यू सो मच.